Hi students, I am Ravi Shankar, फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ मैथ्स। तो आज हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग उसको सोल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और ये मैथ्स कुछ इस प्रकार का मैथ्स है जो कि आपके अभी के 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल के ऊपर जो सैंपल पेपर्स आते हैं ये उनसे लिया गया क्वेश्चन होगा। तो देखिए हम लोग कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि a 2-digit number is such that the product of its digit is 24. If 18 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. Find the इसमें कहा जा रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या है और उनके अंकों का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है, 24 है। और अगर उस ओरिजिनल नंबर में अगर 18 को घटा दिया जाए तो एक न्यू है ना, एक न्यू डुप्लीकेट संख्या बनती है। और वो संख्या जो है उस संख्या में क्या होता है कि वो संख्या जो बनती है वो संख्या कुछ ऐसी होती है कि उसमें जो अंक होते हैं ना वो इस 2 डिजिट्स वाले नंबर के अंकों का वो इंटरचेंज फॉर्म होता है ना। मतलब उसके अंक क्या होते हैं, सिर्फ इंटरचेंज होते हैं, जो नई संख्या बनती है। तो अब वो संख्या क्या आपसे पूछा जा रहा है कि वो ओरिजिनल संख्या क्या है। तो हमें समझना क्या है, यहां पे देखेंगे, आप पहले मानेंगे हम लोग कि जब भी कभी 2 डिजिट्स वाला नंबर आपसे पूछा जाता है, जब भी कभी आपसे 2 डिजिट्स वाला नंबर पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले ये करना होता है कि आपको पता करना होता है ना, आपको पता करना होता है कि उसके 10th डिजिट में कौन सा डिजिट है, मतलब 10th प्लेस में कौन सा डिजिट है। लेट 10th डिजिट बी एक्स है ना, यूनिट्स डिजिट भी बाई है ना, देन 2 डिजिट नंबर विल बी 10x प्लस बाई। अगर आपने 10th डिजिट को x माना है तो 10th प्लेस पे आपको x को रखना होगा, और आपने यूनिट डिजिट को आपने अगर बाई माना है तो आपको यूनिट प्लेस पे बाई रखना होगा, है ना। इसके बाद आपसे क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 24, कि वो जो आपने जो नंबर प्रिपेयर किया है उस नंबर में जो 2 डिजिट्स हैं x और y, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है कितना दिया हुआ, 24 है ना। तो अगर आप इससे अगर किसी एक का मान निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन x, y इज इक्वल टू 24 अपॉन x। इक्वेशन है ना 1, इक्वेशन 1। अब देखिए जरा आपसे क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर उस नंबर में से, अगर इस नंबर में से अगर 18 को हटा दिया जाए, मतलब 18 को हटाना मतलब घटा दिया जाए, अगर इस नंबर में से 18 को घटा दिया जाए तो जो न्यू नंबर आता है जिसे हम डुप्लीकेट नंबर भी कह सकते हैं, तो वो डुप्लीकेट नंबर जो है वो नंबर कुछ ऐसा होगा कि उनमें जो डिजिट्स होंगे ना वो यही डिजिट्स होगा, बट सिर्फ क्या होगा कि उसके जो प्लेसेस है ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। मतलब ये है, कुछ ऐसा है। आपसे कह रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि यदि है ना, यदि उस नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो ये नंबर आता है ना, इसका जो रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा होगा कि इसके जो डिजिट्स है ना वो सिर्फ आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब उस ओरिजिनल नंबर में से अगर 18 हटाया जाता है तो जो डुप्लीकेट नंबर आता है ना वो क्या होता है,
तो बस उसमें सिर्फ इसके जो डिजिट्स है ना वो आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो आप उसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। सो 10x, ये प्लस से कहां चलाएगा x, माइनस में। तो प्लस बाई, ये प्लस से कहां चलाएगा, माइनस में, और ये माइनस से कहां चला जाएगा, प्लस में, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। सो 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 9x, एंड बाई माइनस 10 बाई इज इक्वल टू माइनस 9 बाई, माइनस क्या हो जाएगा, 9 बाई इज इक्वल टू 18, इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों में से अगर 9 को कॉमन कर लें, क्या कर लें, 9 को कॉमन कर लें, तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अच्छा, फिर ध्यान दीजिए यहां पे, ये 9 अगर इस तरफ मल्टीप्लाई के रिलेशन से अगर इक्वल के अदर साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिवाइड 9, 18 डिवाइड 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो इसके बाद आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। और अगर आप लोग क्या करें, अगर इक्वेशन 1 से प्राप्त हुए बाई के मान को, अगर इक्वेशन 1 से प्राप्त हुए बाई के इस मान को, इस फॉर्म को अगर यहां पे पुट कर दें, अगर इसके मान को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लें, है ना, तो क्या होता है। अब देखिए जरा क्या हो सकता है यहां पे, x माइनस बाई का मान क्या दिया हुआ है, 24 अपॉन एक्स, 24 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके सामने, यहां पे 2 है तो 2 हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है। तो आगे देखिए जरा यहां पे क्या हो सकता है ना। आप क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लें। सो x देन एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2x, है ना। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आप इसे फैक्टराइज कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद देखिए जरा क्या हो सकता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x। सो x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन अब इसमें क्या हो सकता है, तो x माइनस 6 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन क्या हो जाएगा, x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आप ध्यान दें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, है ना, तो आप एक काम करें, आप उसको लिख सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर, है ना, इज, तो क्या है आप देखिए यहां पे 10x प्लस बाई। तो सो 10x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6, प्लस बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपको मालूम नहीं है, मालूम नहीं तो एक काम करें, पहले यहां पे बाई का मान निकाल लें। तो आप देखिए जरा बाई बराबर क्या दिया हुआ था, थोड़ा सा गौर करें, 24 अपॉन एक्स, 24 अपॉन एक्स, 24 अपॉन एक्स, एक्स का मान आप क्या ले लें, पॉजिटिव 6, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, है ना। तो बाई का मान क्या आ चुका है यहाँ पे 4। सो 10 6 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64। तो आपने देखा कि आप इस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को, है ना, बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और आप इसी प्रकार से मैथ्स को डील करके अपने एग्जाम्स में, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवालों में से कुछ गेस क्वेश्चंस हैं, कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180।
द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर. फाइंड द नंबर. आपसे कहना चाहता है कि दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का डिफरेंस जो है ना, सॉरी, उन दो संख्याओं के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 180. दो संख्या है और दोनों संख्याओं के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 180. कितना है? 180. और फिर आपसे क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का जो स्क्वायर है ना वह बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना है. छोटी संख्या का जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का जो स्क्वायर है ना वह बड़ी संख्या का, तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना है. तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या है. वो नंबर कौन कौन से, वो दो नंबर कौन कौन से हैं. तो आप देखेंगे और सीखेंगे, है ना. आपसे जो पहला पॉइंट है वो आपसे ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है और वो दो संख्या कौन कौन से मेरे को मालूम नहीं है. एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर. और कहना चाहता है कि छोटी संख्या का जो स्क्वायर है ना वो बड़ी संख्या का 8 गुना है. लेकिन मेरे को अभी तक ये पता ही नहीं कि दो संख्या कौन सी है और उसमें से कौन छोटा और कौन बड़ा है. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हमसे क्या कहता है कि a square of the smaller number is 8 times the greater number. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि let the greater number be x. हमने मान लिया कि जो बड़ी संख्या है ना, जो ग्रेटर नंबर वो क्या है? वो x है. और आपसे क्या कर रहे हैं कि जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ना, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है? ग्रेटर नंबर का 8 गुना. अब ये समझना पड़ेगा, छोटी संख्या कौन सी मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हमसे एक बात कर रहा है कि जो छोटी संख्या है ना उसका स्क्वायर जो है वो बड़ी संख्या कितना गुना है? 8 गुना है. तो एक बात हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग लिखते हैं यहां पे गिवन दिया हुआ है ना, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times the ग्रेटर नंबर. अब आपको समझना है ना कि छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो क्या है? तो बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है. अब थोड़ा हम लोग एक बात को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे. आपसे क्या कहना चाहता है? आपसे क्या कहना चाहता है कि जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ना वो क्या है? तो वो जो संख्या है इस ग्रेटर नंबर का कितना गुना है? 8 गुना है ना. छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो क्या है? बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना है. फिर आपसे क्या कहता है शुरू में? ऊपर में आपसे कहा रहा था कि ग्रेटर, है ना, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? तो वो है 180. वो कितना दिया हुआ है? 180. तो आप एक बात बताएं जरा, आपका जो ग्रेटर नंबर है वो आपने कितना लिया है? x लिया है, सो एक्स स्क्वायर, है ना. और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 8x. क्या दिया हुआ है? 8x. सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, है ना.
उसके बाद आप देखिए जरा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस से कहां चला जाएगा, है ना, प्लस से कहां आएगा, माइनस में, कहां चला आएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, है ना। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। अब आपको ये पता करना है किसी कौन सी दो संख्याओं को लिया जाए या अंकों को लिया जाए कि उनका सम जो है अगेन माइनस 8x आ जाए, है ना, और उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 180x² आ जाए। वो कौन से दो टर्म्स लेने हैं, है ना। तो अब आपको सोचना, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आप फैक्टराइज करें, है ना, और सोचे कि क्या लिया जाए, है ना, क्या लिया जाए। तो इसका एक आपको हम लाइव एग्जांपल देना चाहते हैं, इसे कैसे पता किया जाता है। तो आप इसे चाहे तो कुछ इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि पहले आप इसे प्राइम फैक्टर करें, है ना, प्राइम फैक्टर करें। तो 92 जा 180, 2 से डिवाइड लगाएं, 45 2 जा 90 एंड 350 जा 45, 3 5 जा 50। हाँ, तो आप देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग आगे इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। तो आप देखिए जरा, गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 2 जा 9 2 जा 18, और आपको कुछ ऐसा दो, इसको ये जो आपके पास 2 2 3 3 5 दिया है ना, इसको आपको कुछ दो भागों में बांटना है। इसको आपको क्या करना है, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो हर बार कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अब उन दोनों का जो अगर देखें कि सम या सब्ट्रैक्शन अगर करके देखें तो आपको कहीं ना कहीं माइनस 8x आना चाहिए। तो वो किस में आ रहा है ना, हम वो देखेंगे जरा किस में आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है, हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, है ना, 4 3 जा 12। अब अगर 12 और 5 3 जा 15, इसको तो पार्ट में करते हैं, तो 12 और 15 में मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट 180 आता है, लेकिन उसका जो सब्ट्रैक्शन हो या फिर जो एडिशन है वो माइनस 8x नहीं आ रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो देखते हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 9 2 जा 18 एंड 5 2 जा 10। तो 18 और 10, 18 और 10 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 180 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 18 में अगर आप थोड़ा सा गौर करें, 18 और 10 को अगर थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस करें ना, तो उस पर आराम से माइनस 80x आ सकता है। तो आप देखिए कैसे प्रोसेस किया जाता है, यहाँ पे कैसे इसको स्प्लिट किया जाता है, थोड़ा सीखेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 18x प्लस क्या हो जाएगा 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, है ना। आप देखिए प्लस माइनस माइनस 18x माइनस 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x, बड़ा का सिंबल क्या दिया हुआ है माइनस, तो यहां भी क्या हो गया माइनस, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 18 10 जा 180 x इंटू x एक्स स्क्वायर, है ना। तो आपको कुछ इस प्रकार से इसको स्प्लिट करना है। अब आप आगे देखिए जरा, यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे तो दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। आप इसे अगर थोड़ा सा भी अगर गौर करें, दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर में x माइनस 18, दोनों में क्या कॉमन है 10, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, है ना। अब दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 18, यहाँ पे क्या बचता है x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। आप देखें तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 18, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 10, है ना। तो यहां पे आपको नेगेटिव नंबर्स को लेने आपको नहीं है, आपको नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नंबर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। तो अब आपको आगे बढ़ना है ना। तो आप यहां पे कुछ समझें, है ना, थोड़ा ध्यान दें कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, तो हम इजिली बता सकते हैं कि ग्रेटर नंबर को हमने x एज्यूम किया था ना,
और आज x का जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कितना आ चुका है 18। तो आपका जो ग्रेटर नंबर है वो क्या हो जाएगा 18। लेकिन अभी तक मेरे को यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है ना वो मेरे को मालूम नहीं है। तो आप गौर कीजिएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या दिया हुआ है 8x। क्या दिया हुआ है 8x। थोड़ा सा आपने गौर करना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ना वो कितना दिया हुआ है 8x। सो 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास 18। 18 8 जा 144। तो अगर आप देखिए, अगर आप यहां से अगर स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट करना चाहें, स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट करना चाहें तो यह स्क्वायर क्या होगा इधर है ना रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आंसर विल बी 12। माइनस भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है, लेकिन हमें नेगेटिव नंबर को ले रहे हैं यहाँ पे नहीं है तो हम लोग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है 12 और जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है 18। तो आपसे जो पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर्स, तो आप लिख सकते हैं कि स्मॉलर नंबर इज 12 एंड ग्रेटर नंबर इज 18, है ना। सो अब आप आगे लिख सकते हैं कि ग्रेटर नंबर इज 18। तो आप कुछ इस प्रकार से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और आप भी कुछ इस प्रकार से तैयारी करें, मेहनत करें और स्ट्रगल करें, चीजें आपको भी हासिल हो सकती। आज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मीन का एक सवाल है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है आपसे द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f। और यहां पे जो क्लास है वो दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 5, 18, 15, f एंड 6। और फिर आपसे इसी f का आपसे क्या कर रहा है वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको। चार्ट बना सबसे पहले, है ना। लिखें यहां पे पहले क्लास, है ना, क्लास फ्रीक्वेंसी f मिड पॉइंट है ना, एंड fx। तो क्लास क्या आपका 0 to 10, इसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया आपको सामने 5। क्लास क्या है 10 to 20, इसका फ्रीक्वेंसी क्या आपको सामने 18। क्लास क्या है 20 to 30, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 15। क्लास क्या है 30 to 40, इसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है f। तो क्लास क्या है 40 to 50, इसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 6, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट क्या होता है कि इन दोनों के सम का हाफ। तो 10 + 10 = 10 और 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5। 20 + 10 = 30 और 30 का हाफ क्या होगा 15। 20 + 30 = 50 और 50 का हाफ क्या हो जाएगा 25। 40 + 30 का सम क्या होता है 70। 70 का हाफ क्या होगा 35, है ना। और 40 + 50 का सम क्या होता है 90 और 90 का हाफ क्या हो जाएगा 45। अब आप देखिए जरा, आपको fx निकालना है ना। तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, है ना। 5 × 5 = 25। 18 × 15 = 18 × 15 = तो आप थोड़ा सा गौर करें। 18 10 जा 180 और 18 5 जा 90। 180 + 90 = 270, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 270।
15 इंटू 25, तो 15 20 जा 300 और 15 5 जा 75, सो 375. f इंटू 35 इज इक्वल टू 35f, है ना. फिर देखें 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 इज इक्वल टू, तो थोड़ा सा गौर करें, 45 टू जा 90 एंड 93 जा 270, है ना. तो इस पे करना क्या होता है, आपको इस f का आपको सम निकालना है. तो आप लिखेंगे यहां पे सिग्मा. क्या लिखेंगे आप यहां पे, सिग्मा. सिग्मा का मतलब क्या होता है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा, है ना, f. तो आप गौर करें जरा, क्या हो सकता है, 8 5, है ना, 13 13 5, 18 18 6, 24, कैरी 2 2 1 3 3 1 4 प्लस f, है ना, प्लस f. तो आपने देखा, है ना, कि अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 44 प्लस f आ रहा है. अब आपको उसी प्रकार से इसे भी ऐड करना है और आपको निकालना है कि सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स. गौर करेंगे, है ना, तो सोचेंगे 5 5 10 0 0. ध्यान देना, 5 5 10 इसे ऐड करना आपको नहीं है क्योंकि ये अलग, है ना, ग्रुप का सम होगा. तो 5 5 10 का 0, कैरी 1 2 1 3 3 प्लस 7 10 10 प्लस 7 17 प्लस 7 24, कैरी 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 7 2 9 प्लस 35f, 35f, है ना. तो इस प्रकार से आपको पहले, है ना, एक ग्राफ या चार्ट तैयार करना है आपको. अब देखिए जरा यहां पे हम आगे बढ़ते हैं यहां पे कि मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ना. मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ तो थोड़ा सा गौर करें, आपका मीन क्या दिया हुआ है, 25 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है, 940 प्लस 35 एफ. सिग्मा एफ कितना दिया आपके पास, 44 प्लस एफ. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें. तो 25 इंटू 44, 25 इंटू 44 कितना आएगा, 1100. 25 इंटू एफ कितना हो जाएगा, 25f इज इक्वल टू 940 प्लस 35f, है ना. तो एक बात गौर कर लें, थोड़ा ध्यान दें, तो क्या हो सकता है, 35f माइनस 25f इज इक्वल टू 1100 माइनस 940, है ना. 10f इज इक्वल टू 0 6 1, है ना. सो f इज इक्वल टू 160 अपॉन 10 तो आपने देखा कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6. तो आप इस प्रकार से, है ना, इस तरीके से आप भी मीन के मैथ्स को बना सकते हैं, है ना. नो डाउट आपके एग्जाम में एक सवाल कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जो कुछ ऐसा हो सकता है कि द टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. The tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. मतलब एक ऐसा टेंट है जिसका जो बेस है ना वो क्या है, वो सिलिंड्रिकल है और उसका जो टॉप, उसका जो क्या है, जो टॉप है ना वो क्या है, वो कोनिकल टॉप है.
If the height and diameter of cylindrical part are 9 meter and 30 meter respectively and height of conical part is 8 meter with same diameter as that of the cylindrical part. कहना ये चाहता है कि if the height and diameter of the cylindrical part are 9 meter and 30 meter, मतलब वो जो टेंट का जो सिलिंड्रिकल जो पार्ट है, जो टेंट का जो क्या है सिलिंड्रिकल जो पार्ट है, उसका जो डायमीटर है क्या है वो 30 मीटर है और उसका हाइट कितना है 9 मीटर है ना। और फिर क्या कर आपसे कि हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 8 मीटर विथ सेम डायमीटर, और जो उसके ऊपर जो कोन शेप है ना का जो हिस्सा है उसका हाइट कितना है वो 8 मीटर है और उसका बेस जो है ना उसका जो डायमीटर है वो सिलिंड्रिकल शेप के डायमीटर के बराबर है। तो आपसे क्या कहता है, पहला सवाल क्या है कि द एरिया ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट, तो आपको बताना है कि उस टेंट को बनाने में सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कोनिकल पार्ट दोनों को बनाने में कुल कितना कैनवास का यूज किया गया है या कितना उसमें तिरपाल या कपड़ा लगा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ द कैनवास वाउट फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 200 पर स्क्वायर मीटर, और अगर वो जो टेंट का जो कैनवास है, जो जो तिरपाल है, जो भी कपड़ा है, उसको अगर मार्केट से लाने में अगर 1 स्क्वायर मीटर पे अगर खर्च 200 रुपया है, कितना है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 200 रुपया है। और आपसे एक बात और उसमें इंक्लूड कर रहा है कि इफ 30 मीटर स्क्वायर कैनवास वाज वेस्टेड ड्यूरिंग स्टिचिंग, और टेंट को या टेंट के कैनवास को टेंट के रूप में कन्वर्ट करने में जो सिलाई करना पड़ा है, तो सिलाई के दरमियान क्या है कि 30 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा है क्या हो चुका है वेस्ट हो चुका है। तो 30 मीटर कपड़ा स्टिचिंग के ड्यूरिंग क्या हो चुका है वो वेस्ट हो चुका है। तो आपको उसे भी इंक्लूड करना है और फिर ये बताना है कि सारे कैनवास को लाने में कुल कितना कॉस्ट लगा है। देखिए सवाल में क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि फिगर कुछ इस प्रकार का है ना। ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल पार्ट, ये क्या हो गया आपका कोनिकल पार्ट, और कोनिकल पार्ट का हाइट कितना दिया हुआ है 8 मीटर, और ये जो आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट कितना है 9 मीटर है ना, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 30 मीटर। और जो डायमीटर कोनिकल पार्ट का है, सॉरी जो डायमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का है वही डायमीटर क्या है कोनिकल पार्ट का भी है ना। तो अगर हमें ये पता करना हो कि इसमें टोटल एरिया ऑफ कैनवस, टोटल एरिया ऑफ, जैसा देखिए आप यहां पे आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा था है ना कि टोटल एरिया ऑफ कैनवस, टोटल एरिया ऑफ है ना। तो आप ध्यान दें क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSF कोनिकल पार्ट है ना। अगर आपको निकालना है कि टोटल एरिया ऑफ कैनवस क्या है तो आपको निकालना पड़ेगा CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो आप देखें जरा कि सिलिंड्रिकल पार्ट का CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, और कोनिकल पार्ट का जो CSA क्या होता है πRL, क्या होता है πRL। तो इसमें मेरे को R मालूम है ना, अगर डायमीटर पता है तो आपको R भी मालूम है, उसका आधा क्या होता है डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, और इसका H आपको दिया गया है ना, R आपको दिया हुआ है, लेकिन इस कोनिकल पार्ट का आपको L मालूम नहीं है। L मतलब स्लैंट हाइट आपको मालूम नहीं है। तो पहले आप क्या करें यहाँ पे L फाइंड आउट कर ले। सो L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है ना। तो 30 का आधा कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर
एच कितना दिया हुआ इसमें, एच कितना आपका 8 है ना, 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 5 64, 5 4 9 6 2 8 एंड 2 है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 17, क्या हो जाएगा आपका 17। तो सो आगे बढ़ते हम लोग यहां पे देखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया आपका, तो 30 का आधा क्या हो जाएगा 15 और आपका एच कितना दिया हुआ है 9 है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्लस 22/7 आर कितना आपका 30 का आधा कितना हो गया 15 और एल कितना है आपका 17 है ना। इस प्रकार से तो आप देखिए जरा, आप दोनों में पाई का मान कॉमन कर सकते हैं, आप दोनों में पाई का मान कॉमन कर सकते हैं, या दोनों में आपको क्या क्या मिल रहा है आप थोड़ा ये सोच लें। तो 22/7 इंटू क्या मिल रहा है आपको 15, आप कॉमन कर लें है ना। तो अगर ये दोनों यहां से बाहर निकल जाता तो क्या बचता है 2 इंटू 9 मतलब 18 प्लस ये चला गया बाहर और ये चला गया बाहर, तो क्या बचेगा आपका 17 है ना। तो देखिए 22/7 प्लस 15 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 15 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, 7 5 35 है ना। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें। तो अगर देखें तो क्या बचता है 22 इंटू 15 इंटू 5, 22 इंटू 15 इंटू 5, तो थोड़ा सा गौर कर लें 22 इंटू 15 5 75, तो अब इससे साइड में मल्टीप्लाई कर लें है ना। तो इस प्रकार से है कि नहीं, और कुछ ऐसा है ना। तो कितना हो जाएगा 0 4 1 5 5 1 6 एंड 1, तो 1650 मीटर स्क्वायर। तो आपको कैनवस बनाने में टोटल 1650 स्क्वायर मीटर आपको कैनवस लगाना पड़ेगा, मतलब आपको टेंट लगाने में टोटल 1650 स्क्वायर मीटर कैनवास की आवश्यकता आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी है ना। फिर लेकिन एक सवाल इसमें और दिया हुआ था है ना। तो उस सवाल में आपसे क्या कर रहा है, उस सवाल में आपसे कह रहा था कि अगर टेंट को बनाने में जिस समय कैनवास का स्टिचिंग किया जा रहा था तो स्टिचिंग के दरमियान 30 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है ना वो बर्बाद हो चुका था। तो अब आप ये बताएं कि उसने कुल टोटल कितने कैनवास लाए, और अगर एक कैनवास को लाने में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास पे अगर 200 रुपए का खर्च आ रहा था तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। देखिए इसको हम स्क्रब करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो देखिए जब आप इसमें टोटल कैनवास के कॉस्ट को जब पता करेंगे तो जब आपको यह मालूम है कि 1650 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज हुआ है ना, और 30 मीटर स्क्वायर कैनवास क्या हुआ बर्बाद हुआ, तो जब आपको टोटल कॉस्ट निकालने होंगे तो आपको सारे कैनवास के एरिया को पता करना होगा है ना। तो आपको जो कैनवास बनाने में जो क्लॉथ्स वेस्ट हुए हैं ना उसे भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए आप यहां पे, तो अगर आपसे पूछा जाता है सेकेंड क्वेश्चन में कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा है ना। तो हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड प्लस एरिया ऑफ कैनवास wasted during a stitching है ना, into 200 अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ एरिया, अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ
कैनवस अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको अपनी जितने कैनवस को यूज किया है वो पता कर लें और कितना कैनवस स्टिचिंग दरमियान बर्बाद हुआ वो पता कर लें, तो दोनों को ऐड कर लें और अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस को लाने में अगर 200 रुपए का कॉस्ट पड़ा था तो टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए आपको उसे 200 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आप देखें जरा 200 एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड कितना है, आया था 1650 मीटर स्क्वायर प्लस बेस्ड कितना हुआ था 30 मीटर स्क्वायर। तो आप देखें जरा यहां पे क्या हो सकता है ना 1680 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें है ना तो 8 टू जा 16 है ना और यहां पे कितना हो जाएगा 33 और है ना, तो आप देखें जरा 3,36,000 रुपीज 3,36,000 रुपीज। तो आपको इस तरह के टेंट को बनाने में टोटल आपको इतने रुपए का है ना कैनवास के ऊपर आपका खर्च आया है। तो इस प्रकार से आप मैथ्स को देखें, सीखें है ना और लगातार आप सीखते रहें। एक मैथ्स है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एवीज टावर ऑफ हाइट 50 मीटर a tower AB of height 50 meter, a man standing on its top observes 2 cars on the opposite sides of the tower। और वो यहां से बैठकर इस टावर के अपोजिट साइड में एक इधर और एक इधर 2 कारों को वो ऑब्जर्व कर रहा है विद एंगल्स ऑफ डिफ्रेक्शन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और उस ऑब्जर्वर के आंख पे उन दोनों कारों का जो रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो बन रहा है ना वो क्या बन रहा है 30 और 45 डिग्री। मतलब इस कार के ऊपर जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके आंख पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री। और जब वो इस कार को ऑब्जर्व करता है तो उसके आंख पे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या आ रहा है 45 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। तो ये दोनों कार्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, या इन दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों कारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है ना। बात आपको समझना है। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम देता है, जो क्वेश्चन को समझता है। तो साफ साफ कहता है कि AB is a tower of height 50 meter and a man standing on its top observes 2 cars on the opposite sides of the tower with angles of deflection 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the 2 cars। देखिए हमसे क्या करने वाले हैं। आप सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अगर यहां से कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है और अगर उसके आंख पे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो है 30 डिग्री का बन रहा है तो याद रखिएगा ये दोनों लाइनें जो होती हैं पैरेलल होती हैं और ये क्या होता है ट्रांसवर्सल होता है। ये लाइन क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल कहलाएगी AC। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बिहाफ में ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और है ना, और अगर यहां पे 45 डिग्री है, अगर यहां पे क्या 45 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बिहाफ में ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हम इस फिगर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करके बनाएंगे है ना। सबसे पहला काम आप लेंगे, ऐसे बनाए इसको इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो आप देख ले ये जो है ट्रायंगल के अगर थॉट से देखें तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और हमें कहीं ना कहीं C और D के बीच का डिस्टेंस पता करना है, हमें कहीं ना कहीं C और D के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो हमें इसके लिए BC और BD को पता करना होगा।
तो हम लोग को मालूम है कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो आप एक ऐसा रेशियो लें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, है ना। तो आप थोड़ा सा गौर करें कि ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है। थोड़ा गौर करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, tan 30 इज इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया आपके पास, AB अपॉन BC। तो आप ध्यान दें कि tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और AB का मान क्या दिया हुआ है, 50 मीटर, और BC मेरे को मालूम नहीं है। सो VC इज इक्वल टू 50√3, 50√3, है ना। ये आप यहां पे रख लें। उसके बाद आपको कहां जाना है, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में। तो सेम प्रोसेस यहां पे क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, और tan 45 का मान क्या होता है, 1, क्या होता है 1, और AB कितना दिया हुआ है 50, BD कितना है मालूम नहीं। सो BD इज इक्वल टू 50 मीटर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस है CD। क्या है, CD। और CD बराबर क्या होगा, तो BC प्लस BD, है ना। अब बताएं BC क्या है आपके पास, 50√3, BD कितना आपके पास 50, है ना। कॉमन कर लें, 50√3 प्लस 1, है ना। सो 50 इंटू 1.732 प्लस 1, है ना। तो 50 इंटू 2.732, है ना। आप मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए कितना आएगा यहां पे, है ना। तो हमें थोड़ा सा गौर करना है, अब देखना है कि यहां पे कितना आने वाला है। तो 1 2 3 1 2, है ना, यहां पे आएगा कि कहीं और जाएगा, ये इसका, और यहां पे 0 देना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, 3 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट सेट कर देना है। तो कितना आ जाएगा 136.6 मीटर। तो एक ऑब्जर्वर अपने टावर के टॉप पे बैठकर टावर के दोनों अपोजिट साइड्स में जिन दो कारों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उन दो कारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 136.6 मीटर है। मतलब इन दो कारों के बीच की जो कुल दूरी है, इन दो कारों के बीच की जो कुल दूरी है वो कितना है, 136.6 मीटर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर 1 हो और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 हो, तो आपको एंगल a और b का मान फाइंड आउट करना है। तो आपको एंगल a और एंगल b का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस मैथ को आप कैसे हल करेंगे। तो आपको पहले लिखना है, यहां पे आप लिखें साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो आप देखें कि साइन में किस एंगल का मान 1 होता है। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप इन दोनों को आप कैंसिल कर लें। सो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इक्वेशन 1, है ना।
सिमिलरली कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है ना। तो आप चाहें तो a माइनस बी बराबर है ना, cos a माइनस बी बराबर आप cos 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो आप √3/2 की जगह पे आप चाहें तो cos 30 भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए कैंसिल कर लें। सो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 30 डिग्री होता है ना। फिर आप इन दो इक्वेशंस को लिखें, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, है ना, क्या करें इसको, आप इसको ऐड करें बाय एडिंग, तो आप देखेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, सो a इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अगर आप a के इस मान को अगर इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट करते हैं, है ना, तो अगर हम चाहें तो इसके मान को यहां पुट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो आप देखिए जरा a की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 60 प्लस b इज इक्वल टू क्या है, 90। सो b इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 60। सो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री, है ना। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू 3/2, तो इसको आप प्रोसेस करके जब आप मान फाइंड आउट करेंगे तो इस प्रकार से मान फाइंड आउट कर सकते हैं। और a का मान कितना आएगा, 60, और b का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसको, है ना, डील करें, इसे सोल्व करें, इसे बनाएं और बेहतर आगे करते रहें। एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। आपसे कह रहा है कि फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा when cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। तो देखिए आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो देखिए यहां पे इसे लिखे पहले एक बार, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, है ना। तो देखिए इसमें एक काम करें, आप सबसे पहले इसमें कुछ ऐसा लिखें, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर and denominator of LHS by cos theta, dividing the numerator and denominator of LHS by cos theta। मतलब LHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड लगाएं, है ना। तो देखिए यहां पे क्या हो जा रहा है, cos थीटा माइनस sin थीटा, और न्यूमरेटर को क्या करना है आपको, cos थीटा से
डिवाइड लगाना है ना। फिर डिनोमिनेटर को भी क्या करना है आपको, cos थीटा से डिवाइड लगाना है। cos थीटा से क्या करना है आपको, डिवाइड लगाना है ना। तो देखिए जरा यहां पे क्या हो रहा है, cos अपॉन cos इज इक्वल टू 1, साइन अपॉन cos इज इक्वल टू tan थीटा, cos अपॉन cos इज इक्वल टू 1, साइन अपॉन cos इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे, यहां इक्वल में क्या दिया हुआ था, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, यहां क्या दिया हुआ था, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, है ना। तो अब आप अगर कंपेयर करें, अगर इस न्यूमरेटर को अगर इस न्यूमरेटर से अगर कंपेयर करें, अगर आप इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से अगर आप कंपेयर करते हैं कि 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3, तो देखिए क्या होता है, 1 1 कैंसिल, सो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3, माइनस माइनस कैंसिल, सो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। और आपको मालूम है कि tan में रूट 3 किसका मान आता है, तो tan 60 का मान आता है। किसका आता है, tan 60 का मान आता है। तो बताएं जरा, थीटा बराबर क्या बचता है आपके पास, 60 डिग्री, 60 डिग्री आता है। तो बच्चों आप इस प्रकार से इतनी आसानी और सिंप्लिसिटी के साथ आप इसे बहुत ही इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ्स में। बच्चों देखिए एक सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है कि लेट a and b be two positive integers such that a is equal to p to power 3 into q to power 4 and b is equal to p to power 2 and into q to power 3, where p and q are prime numbers. If HCF of AB is equal to p to power m into q to power n and LCM of AB is equal to p to power r into q to power s, then m plus n into r plus s. मतलब आपसे साफ साफ करना चाहता है कि a और b जो है दो पॉजिटिव इंटीजर है, और a का मतलब p टू पावर 3 इंटू q टू पावर 4, b का मान कितना दिया हुआ है, p टू पावर 2 इंटू q टू पावर 3। और आपसे क्या कर रहा है कि p और q जो है ना वो प्राइम नंबर्स है, और फिर क्या कर रहे हैं कि a और b का जो HCF है ना वो क्या है, p टू पावर m इंटू q टू पावर n एंड LCM ऑफ a एंड b इज इक्वल टू p टू पावर r इंटू q टू पावर s। देन आपको पता करना है कि m प्लस n इंटू r प्लस s क्या होगा, है ना। तो आप सबसे पहले देख लें कि आपके सामने क्या क्या गिवन दिया हुआ है ना, है ना। आपके सामने गिवन क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू p टू पावर 3 इंटू q टू पावर 4, है ना, एंड b इज इक्वल टू p टू पावर 2 इंटू q टू पावर 3, है ना। फिर देखिए आपसे क्या करें कि इन दोनों का HCF क्या है, इन दोनों का HCF क्या है, p टू पावर m, है ना। अगर आप इसको भी थोड़ा सा इग्नोर कर लें, है ना, तो आपसे अगर हम ये कहें कि आपको ये पता करना है कि बताओ, है ना, कि a और b का HCF क्या होगा, ये आपको गिवन दिया हुआ है ना, ये गिवन है। और अगर आपको इन दोनों का अगर HCF आप निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, है ना। आप इसका क्या अगर निकालेंगे, अगर आपको इसका HCF निकालना है तो देख लें यहां पे क्या होगा, इसका p टू पावर 2 हो जाएगा इसका HCF, और q टू पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और
अगर आप एलसीएम निकालना चाहें ए और बी का, है ना, ए और बी का, तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, आप देख ले जरा। इसका जो मैक्सिमम पावर है कितना है, p टू पावर 3, p टू पावर 3 इंटू q टू पावर 4। ये हो गया जो आपने फाइंड आउट किया है। ये वो एलसीएम और एचसीएफ है जिसको आपने फाइंड आउट किया है। लेकिन आप देखें इसमें जो एचसीएफ दिया हुआ है ए बी का, है ना, इसमें जो ए बी का एचसीएफ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, p टू पावर m एंड q टू पावर n, है ना। और ए बी का इसमें एलसीएम क्या दिया हुआ है, p टू पावर r इंटू q टू पावर s। ये गिवन है, ये क्या आपके पास गिवन है। तो गिवन का जो ए बी का जो एचसीएफ है वो कितना है, p टू पावर m इंटू q टू पावर n। और हमने जो ए बी का जो एचसीएफ फाइंड आउट किया है वो क्या है, p टू पावर 2 इंटू q टू पावर 3। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों एचसीएफ को कंपेयर करने वाले हैं, है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इन दोनों, है ना, आफ्टर कंपेयरिंग हम लोग इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे, तो p टू पावर 2 q टू पावर 3 इज इक्वल टू p टू पावर m एंड q टू पावर n, है ना। तो जब आप कंपेयर करेंगे ना तो देख ले यहाँ पे कि क्या हो सकता है, p टू पावर 2 इज इक्वल टू p टू पावर m, p क्या हो गया कैंसिल, तो m इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2। उसी प्रकार से q टू पावर n इज इक्वल टू q टू पावर 3, दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल, सो n इज इक्वल टू क्या हो गया 3, है ना। तो ये था HCF को कंपेयर करने के बाद m का मान और n का मान। अब हमें क्या करना है, दोनों के LCM को कंपेयर करना है। p टू पावर 3 इंटू q टू पावर 4 इज इक्वल टू p टू पावर r इंटू q टू पावर s, है ना। तो p टू पावर r इज इक्वल टू p टू पावर 3, है ना, p क्या हो गया कैंसिल, सो r इज इक्वल टू 3, q टू पावर 4 इज इक्वल टू q टू पावर s, q कैंसिल, सो s इज इक्वल टू क्या हो गया r, सॉरी s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, है ना। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने m का मान फाइंड आउट कर लिया है, n का मान भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमने r का मान भी फाइंड आउट कर लिया और हमने s का मान भी फाइंड आउट कर लिया। हम तो जो फाइनली जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि m प्लस n इंटू r प्लस s क्या होगा। तो बताएं m का मान क्या दिया हुआ है 2, n का मान क्या दिया हुआ है 3, r का मान क्या दिया हुआ है, r का मान 3 दिया हुआ है और s का मान क्या दिया हुआ है 4। तो 3 2 5 इंटू 4 3 7 इज इक्वल टू 35। तो आपने देखा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से आप इजीली, है ना, हल कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही इजी से सवाल लेके आए हैं जो कि बहुत ही इजी है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि लेट अल्फा इन बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल fx is equal to px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha into beta, then find the value of p, then p is मतलब p का मान क्या होगा। मतलब साफ करना चाहता है कि एक पॉलिनोमियल है px square minus 2x plus 3p, उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो अल्फा इंटू बीटा के मान के बराबर है। तो आपको पता करना है कि p का मान क्या होगा। तो देखें कि इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आप यहाँ पे कि fx इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, है ना। और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस
का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है ना, -2, और ये क्या दिया हुआ है? पी। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पी। उसके बाद अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहें तो क्या हो सकता है? फॉर्मूला क्या कहता है? सी अपॉन ए। फॉर्मूला से सी अपॉन ए, और सी में क्या दिया हुआ है? 3p। ए में क्या होगा? सॉरी, ए में क्या होगा? p। ए में क्या होगा? p। और पीपी क्या हो गया? कैंसिल। पीपी क्या हो गया? कैंसिल। तो अब आप देखिए जरा, आपसे इसमें क्या कहा जा रहा है? गिवन क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? 2 अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? 3, है ना। सो 3 इंटू पी इज इक्वल टू 3p, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, एंड p इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, है ना। तो आपने देखा कि आप कितनी आसानी से, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ आप इसे इजीली हल कर सकते हैं, है ना। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको अगर हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारा हार्ड वर्क आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पे एक सवाल है, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जिसमें दिया गया है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। कहता है कि आप ये मानकर चलें कि p क्या है? एक प्राइम नंबर है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ p इज। थोड़ा समझिएगा, इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ p, है ना। गौर कीजिएगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स, आपसे क्या कर रहा है कि p का जो फैक्टर है ना, वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। p का जो फैक्टर है वही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट्स है, 0 है। तो अगर p का फैक्टर किसी पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स है, तो आपको उस या वो पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात क्या है? गिवन क्या दिया हुआ है ना। गिवन क्या दिया हुआ आपको समझना है कि फैक्टर्स ऑफ p इज इक्वल टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो देखिए जरा, तो फैक्टर्स ऑफ p क्या हो सकता है ना। फैक्टर्स ऑफ p, फैक्टर्स ऑफ p क्या होगा? p एंड 1, क्या होगा? p एंड 1 होगा। और अगर देखें तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या हो जाएगा? p एंड 1 हो जाएगा, है ना। और अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है, मतलब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना होता है, तो उसका फॉर्मेट क्या है? तो फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो आप देखिए जरा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स p प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इंटू 1 इज इक्वल टू p, है ना। सो दैट पार्टिकुलर केमिकल इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p। तो ये हो गया आपका फाइनली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने देखा कि मैथ कितना आसान था, लेकिन जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, वो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करता है, आपको डिविएट करता है। तो अगर आप उसके लैंग्वेज को अगर सही से आर्टिकुलेट कर पाए, उसे कैच कर पाए, तो ये मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर उस तरह का मैथ अगर हम एक बार कहीं किसी से पढ़ लें या कहीं देख लें या कहीं स्टडी कर लें, तो वो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। तो आपने देखा कि ये मैथ्स आपके लिए कितना आसान बन चुका होगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके मैथ आपको पसंद आया और आपके फायदे का है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 is inconsistent, then find the value of k. If the system of equations 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 is inconsistent, then k is equal to what? Then k is equal to what? तो सोचिए जरा ये कैसे बनेगा, हम इसे कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले आप वो इक्वेशंस को लिखें, है ना। 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, है ना। अगर आप इसे कुछ इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3x प्लस बाई, प्लस से कहां चला आएगा माइनस में, इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, है ना। इससे अगर आप मान निकालना चाहें a1 का तो क्या हो जाएगा 3, b1 का क्या हो जाएगा, y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है +1, c बराबर क्या हो जाएगा -1, है ना। और अगर आप दूसरे इक्वेशन को लिखते हैं 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1, है ना। तो देखिए जरा यहां पे a बराबर क्या हो जाएगा 2k minus 1, सॉरी a2 बराबर क्या हो जाएगा 2k minus 1, b2 बराबर क्या हो जाएगा k minus 1, c2 बराबर क्या हो जाएगा, है ना। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से, है ना। सिंस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, है ना। तो इसका क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। तो बताएं a1 क्या है आपके पास 3, a2 क्या है 2k minus 1 इज इक्वल टू b1 क्या है आपके पास, b1 है 1, b2 क्या है k minus 1 इज नॉट इक्वल टू, है ना, c1,
C1 अपॉन है ना, इस प्रकार से। तो आप इन दोनों को कैंसिल भी करने को दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए जरा आप क्या कर सकते हैं यहां पे। तो देखिए यहां पे गौर करें, आप लें पहले इसको 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू के 3k माइनस 3 इंटू 1 3, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। फिर देखिए जरा यहाँ पे 3k माइनस 2k माइनस 1, माइनस से कहाँ चला जाएगा ये प्लस में, है ना। सो k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 3 में 1 के क्या बचेगा 2, तो k बराबर क्या हो गया 2। तो अगर आप इसे निकालना चाहें तो भी सही, ना निकालना चाहें तो भी सही, क्योंकि हमें क्या कर रहा है, हमसे कर रहा है k बराबर क्या होगा। हमसे ये नहीं पूछ रहा कि k बराबर क्या नहीं होगा। तो अगर हमसे ये पूछ रहा है k बराबर क्या होगा, तो आपके सामने हाजिर है k बराबर क्या होता है या क्या होगा यहाँ पे 2, है ना। अगर ये दो इक्वेशंस अगर इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ पे k का मान क्या आएगा 2 आएगा, है ना। और चलिए अगर आपको ये पता करना है कि k का मान क्या नहीं होगा तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1। सो 2k प्लस से कहाँ चलाएगा माइनस में, है ना। k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, मतलब k बराबर 2 होगा और k बराबर माइनस 2 नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे कि अगर इस तरह के मैथ्स को अगर आपको हल करना है तो पहले क्वेश्चन को समझा जाए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से परखा जाए कि सवाल हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर हम ये समझ लेंगे कि सवाल हमसे क्या डिमांड कर रहा है तो शायद हम चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर पाएंगे, है ना। जैसे कि हम अपने जीवन में जब ये समझ आते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं क्या क्या है, हमें किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, और जब हम अपनी समस्याओं को, अपनी ट्रबल्स को जब पहचान जाते हैं तो शायद हमें उस ट्रबल्स को दूर करने में और उस ट्रबल से पार पाने में हमें आसानी होती है। तो उसी प्रकार अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं और क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं ये आप समझ जाएं, तब क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है बहुत ही आसान हो जाता है और आप उसे इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसे हल कर पाते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इजी सा सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 देन फाइंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा। आपसे बहुत ही आसान सा सवाल पूछा जा रहा है जिसमें आपसे कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, तो आपको पता करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए जरा क्या होगा, आप सीखें, यहाँ पे गौर करें। तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, है ना, इज इक्वल टू √2। तो आप एक काम करें, लिखें पहले इसको कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। देखिए आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, है ना। तो गौर करें यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, है ना। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ध्यान दें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा 1, है ना, प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू 2। ये प्लस से बताएं कहां चला जाएगा माइनस में। सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, है ना, बराबर क्या हो गया 1।
सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ये गुना से कहाँ चला गया, भागा में, है ना। आप निकाल कर रख लो, है ना। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा। एक बात बताया जा रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा को आप किस और अलग फॉर्म से लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस इंटू साइन डिवाइड कॉस क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या बच गया साइन, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू साइन डिवाइड साइन, साइन साइन क्या हो गया कैंसिल, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1 अपॉन कॉस इंटू साइन। तो कॉस इंटू साइन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2, 1/2। जब आप इसे डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई में अगर ले जाते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2/1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो आपने देखा कि हमने बहुत ही आसानी से हल कर लिया है ना। और आई होप, हमें ऐसा लगता है कि आप भी जब सीख जाएं या सीख लेंगे तो आप भी बहुत ही इजीली इसे बहुत ही आसानी के साथ इसे आप बना सकते हैं, आपके लिए भी बहुत ही इजी सा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक सवाल है और ये सवाल ही बहुत ही इजी है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सवाल जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब एमसीक्यू लेवल का है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, then the difference of median and mean is what? If the difference of mode and median of a data is 24, आपसे कहा जा रहा है कि मोड और मीडियन किसी भी डेटा है ना कि मोड और मीडियन का डिफरेंस क्या है 24 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि उस डेटा के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी डेटा के मोड और मीडियन का डिफरेंस अगर 24 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस डेटा के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। आपको क्या दिया गया है यहां पे, है ना, कि मोड और मीडियन का डिफरेंस क्या है 24। द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज 24। तो आप एक बात बताएं, अगर आपको यहां से अगर हम मोड का अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कहें, मोड का एक अनकंडीशनल वैल्यू निकालने के लिए कहें, तो आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, 24 प्लस मीडियन, है ना। इसे आप यहां पे रख लें, है ना। और आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड का फॉर्मूला होता है कि 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो आप एक बात बताएं, अगर ये फॉर्मूला है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो आप चाहे तो मोड की जगह पे 24 प्लस मीडियन भी रख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि यहां पे क्वेश्चन 1 के चीजों को पुट करने पे, है ना, तो मोड बराबर क्या दिया हुआ है 24 प्लस मीडियन, 24 प्लस मीडियन, है ना, इज इक्वल टू 3 मीडियन, है ना, माइनस 2 मीन, है ना।
अगर हम इस मीडियन को इक्वल सिंबल की लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीडियन मतलब 1 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। सो 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। और दोनों में 2 क्या है, कॉमन दिया हुआ है, दोनों में 2 क्या है, कॉमन है। तो सो 2 इंटू मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24, है ना। सो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24, ये मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा, डिवाइड में। सो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 12, है ना। तो आपने देखा कि हमने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ हम इसे आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आप भी कर सकते हैं, है ना। तो लगातार बने रहें, जुड़े रहें, सीखते रहें। डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3। द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 and the length of its diagonal is 2√3 centimeter. Then find the total surface area of the cuboid is, है ना। The total surface area of the cuboid is, तो देखिए जरा यहां पे क्या हो सकता है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है ना। आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट बराबर क्या दिया हुआ है, 6√3। क्या दिया हुआ है, 6√3। आप इसे रख लें, है ना। फिर लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 2√3। मतलब ये है कि क्यूबॉइड का अगर आपको डायगोनल पता करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो हमने ये कर लिया। अब अगर हम इस रूट को अदर साइड अगर ले जाएं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट कहां चला जाएगा, 2√, है ना, 3 का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 3। सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये आपके पास आ चुका है। अब आपसे क्या कर रहे हैं, क्या आपको पता करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, है ना। तो देखिए जरा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, इसके लिए इस इक्वेशंस को पिकअप करें, है ना। मतलब L प्लस बी प्लस एच बराबर 6√3 को लिख लें, है ना। अब क्या करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बोथ साइड स्क्वायर करना है ना। तो आप लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, है ना। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 6 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108 108। तो ध्यान दें कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या आता है आपके पास? क्या दिया हुआ है? 12। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 12 दिया हुआ है। प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 108, है ना? तो बताइए प्लस से कहाँ चला जाएगा? ये प्लस से कहाँ चला जाएगा? माइनस में, है ना? 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 1 9, है ना? तो सो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 96। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए आपको कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और उसका मान पहले से क्या ऑलरेडी क्या है आपके सामने हाजिर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज क्या हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये आपके सामने हाजिर हो चुका है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप शिद्दत से स्टडी करें, मतलब अगर पढ़ाई करें और अपने सामने वाले इंसानों की मेहनत को समझें, उसके लगन को समझें, उसके हार्ड वर्क को समझें, तो शायद आपके अंदर भी वो गुण आ सकता है। क्योंकि जब तक हम अपने से सामने वालों की हार्ड वर्क को, मेहनत को, परिश्रम को नहीं समझते, तब तक हमारे हार्ड वर्क को भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो इसलिए आप भी इसको देखें, हमारे हार्ड वर्क को समझें, है ना? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अपने फ्रेंड्स भी से शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें कि लगातार आप तक वीडियो मेरा पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग और डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। मतलब साफ है, करना क्या चाहता है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग और डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। मतलब कहना चाहता है कि अगर 0.25 मीटर वाला कोई एक 0.25 रेडियस वाला कोई अगर एक सर्कुलर व्हील है, तो अगर उस व्हील को 11 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, तो वो व्हील 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितने चक्कर लगाएगा, है ना? साफ साफ कहना चाहता है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, मेड बाय अ सर्कुलर व्हील of radius 0.25 मीटर in rolling और distance of 11 किलोमीटर। मतलब अगर कोई एक व्हील है, सर्कुलर व्हील है, जिसका कि रेडियस 0.25 मीटर है, और अगर उस व्हील को 11 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना है, तो उसे कितने बार घूमना पड़ेगा। तो बस इसका बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप हमसे पूछें तो आप इसे देखें जरा, हम लोग कैसे हल कर सकते हैं इसको हम लोग, है ना? अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस upon circumference of circular wheel। तो टोटल डिस्टेंस कितना है?
11 किलोमीटर कितना है? तो किलोमीटर को अगर आप एक काम करें, अगर ये रेडियस किस में दिया हुआ है? मीटर में ना, तो आप किलोमीटर को भी क्या करें? मीटर में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर व्हील क्या होगा? 2 पाई आर। 2 पाई, पाई का मतलब पाई से बटा 7, आर में क्या दिया है? 0.25 मीटर। 0.25 मीटर है ना। तो 11,000 इससे बन ऊपर चला जाएगा। इसको आप चाहें है ना तो बाई 100 भी कर सकते हैं। तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। नीचे में क्या रह जाएगा? 222 इंटू 25 है ना। देखिए हम इसको कैसे डील कर सकते हैं हम लोग। 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22 और 11 into 1000 is equal to 11,000. So number of revolution will be 1000 into 7 is equal to 7,000 revolutions है ना। क्या हो जाएगा? 7,000 revolutions। मतलब साफ है कि अगर 0.25 मीटर रेडियस वाला अगर कोई सर्कुलर व्हील है और अगर उसे 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसे टोटली 7,000 चक्कर लगाने होंगे है ना। उसे 7,000 बार क्या होना पड़ेगा? उसे घूमना पड़ेगा। कंप्लीटली उसे 7,000 बार घूमना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के मैथ्स में आप नॉर्मली इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं है ना। तो बहुत ही आसान सा सवाल था और बहुत ही आसान मेथड से इसे हल भी किया गया। तो आप भी ऐसे इसको हल करें है ना, हबड़ाएं नहीं, इसको आराम से बनाएं और सीखते रहे। हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सिंपल सवाल है जो कि बहुत खास भी है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। मतलब अगर आपके पास दिया हुआ है कि यदि 5 tan बीटा बराबर 4 हो तो आपको बताना है कि 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहला काम आप ध्यान दें है ना। आप चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 tan बीटा इज इक्वल टू अगर 4 दिया हुआ है तो tan बीटा बराबर क्या होगा? 4/5 होगा। क्या होगा? 4 क्या होगा? 5 होगा है ना। अब आप इसे लिखें है ना। अब आप क्या करें? इसे लिखें कि 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा है ना। फिर आप एक काम करें, इसमें लिखें कि डिवाइडिंग the numerator and denominator y cos बीटा बाई cos बीटा है ना। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, जरा ध्यान देंगे है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा, 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा, 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा है ना। देखिए इसके बाद यहां पे क्या हो सकता है कि साइन अपॉन cos इज इक्वल टू 5 tan बीटा, tan बीटा cos cos कैंसिल, 5 tan बीटा प्लस cos cos कैंसिल 2 है ना। ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर देखिए यहां पे क्या हो सकता है
कि 5 tan बीटा बराबर क्या दिया हुआ, देखिए आप यहाँ पे 4/5, 4/5 माइनस 2, tan बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4/5 प्लस 2, है ना। 5 क्या हो गया कैंसिल, 5 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास 4 माइनस 2, क्या बच गया आपके पास 4 प्लस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, है ना। तो आप इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से और इतनी आसानी से, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आप इसे हल कर सकते हैं अगर आप चाहें। और चीज़ें दुनिया में हार्ड तो है, कठिन तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसे ना कर पाए। तो देखें, आप इसे सीखें और इस पर गौर करें कि किस तरह के मैथ्स को किस प्रकार से इसे आसानी से बना लिया गया है, और आप भी इसे आसानी से बनाएं। Audio Jungle.